वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कल हम लोगों ने कारगिल सफ़ेद सागर से रिलेटेड एक वीडियो देखी थी और आज उसका हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है कारगिल वॉर में जीपीएस नहीं मिलने पर इंडियन एयरफोर्स का जुगाड़, सफ़ेद सागर पार्ट 2, अलिफ लैला एपिसोड 2 to 9। तो चलिए जानते हैं वो जुगाड़ आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का, हमारे व्लॉग चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। बेंजामिन एस लैम्बेथ अपनी किताब एयर पावर एट 18,000 फीट द इंडियन एयरफोर्स इन द कारगिल वॉर में एयर मार्शल विनोद पाटनी के हवाले से लिखते हैं कि कारगिल में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टारगेट कहाँ है ये नहीं मालूम चलता था। आर्मी के मैप्स और एयरफोर्स के मैप्स का जो रेफरेंस सिस्टम था अलग अलग था, यानी एक ही जगह के कोऑर्डिनेट्स दोनों के यहाँ अलग अलग हो जाते थे। इंग्लिश में हम डेटम इसको कहते हैं। आज के ज़माने में WGS 84 डेटम, ये GPS स्टैंडर्ड है, इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कारगिल की लड़ाई के वक्त आर्मी का रेफरेंस सिस्टम अलग था, एयरफोर्स का अलग था। ऐसे में आर्मी अपने नक्शे के हिसाब से जो जगह बताती थी, एयरफोर्स के नक्शे पर वो बिल्कुल अलग जगह निकलती थी। एक ही पहाड़ी की जगह दोनों की भाषा में अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी और उसे फिर बदलना पड़ता था, ट्रांसलेट करना पड़ता था, आप ऐसे समझ लीजिए। और इस ट्रांसलेशन में ज़रा सी चूक का मतलब था कि बॉम्ब एक पूरी की पूरी अलग पहाड़ी पर गिर सकता है, दुश्मन को मिस कर सकता है, आपकी अपने फोर्सेस पर गिर सकता है। एयर मार्शल विनोद पाटनी, जो उस समय वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख थे, एग्जाम्पल देते हैं। पाटनी कहते हैं कि एक रात उन्होंने 6 एयरक्राफ्ट भेजे, हर एक पर 2 बॉम्ब्स थे, 1-1 मिनट के फासले पर इनको भेजा गया, सब एक ही टारगेट पे लगे। अगली सुबह जब रैकी के लिए जहाज़ भेजा गया, बैटल डैमेज असेसमेंट हम कहते हैं कि आपने जो कार्रवाई की उसका असर क्या हुआ, तो उसको बर्फ़ में 10 गड्ढे नज़र आए और सब एक दूसरे के बहुत करीब थे। इसका मतलब पायलट्स ने बिल्कुल सही काम किया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें टारगेट ही सही नहीं पता था, और अगर पता गलत हो तो दुनिया का सबसे स्मार्ट बॉम्ब भी उसे ठीक नहीं कर सकता। कारगिल में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी लड़ाई दुश्मन से नहीं थी, वो लड़ाई इस सवाल से थी कि दुश्मन कहाँ है। नीचे 14 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियाँ थी, 2 ही रंग थे, काली चट्टान और सफ़ेद बर्फ़, और इस बैकग्राउंड में दुश्मन के छोटे छोटे टेंट्स थे या संगठ थे जो वो पत्थरों से ही बनाते थे। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरते हुए पायलट को ये दिखते ही नहीं थे, तो टारगेट कैसे करें? इसका जवाब फिर 3 जगहों से आया। एक बाज़ार की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से, एक इजराइल से, और एक किसी नौजवान पायलट के दिमाग से। 3 जुगाड़ जिनके दम पर भारतीय विमान रात के अंधेरे में उन ऊंची चोटियों के बीच 500 फीट की ऊंचाई पर बॉम्ब गिराकर निकले। एक ऐसा ऑपरेशन जो इससे पहले दुनिया में कहीं अटेम्प्ट नहीं किया गया, और इस ऑपरेशन के गवाह बने खुद एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनेस। 24 जून की सुबह मिराज 2000 में टाइगर हिल के ऊपर ये भी उड़ रहे थे। उस सुबह टिपनेस रेडियो पर एक शब्द का इंतज़ार कर रहे थे। कौन सा शब्द था वो हमला कौन सा था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी? 12 जून को पाकिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली आए। उन्होंने भारत सरकार के सामने कौन सी 3 मांगे रखी? 13 जून की सुबह के लिए एयरफोर्स ने क्या प्लान बना रखा था जिसे आखिरी वक्त पर फिर रोक दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम तलाशेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी ऑपरेशन सफ़ेद सागर की। ऑपरेशन सफ़ेद सागर के पार्ट 1 में हमने जाना था कि कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी कब्जे के बाद कैसे 2 हफ्ते तक यही बहस होती रही कि भारतीय वायुसेना इस लड़ाई में उतरेगी या नहीं उतरेगी। आर्मी को अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे और एयरफोर्स का कहना था कि इस हाइट पर पाकिस्तान की स्टिंगर मिसाइल्स के सामने वो हेलीकॉप्टर टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, बस लोग मारे जाएंगे। 25 मई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इजाज़त दी, साथ में एक शर्त भी रख दी कि LC आप पार नहीं कर सकते। 26 मई की सुबह ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू होता है और अगले 3 दिन में वायुसेना ने 2 लड़ाकू विमान और 1 हेलीकॉप्टर गंवा दिए, 5 लोगों की जान गई। इसके बाद एयरफोर्स ने 3 फैसले लिए, हमने पहले भी बताया था, रिवाइज करा देते हैं। अटैक रूल्स में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद किया गया। टारगेट से 6 या 8,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ने का हुक्म दिया गया और उन्हीं एयरक्राफ्ट्स को फिर इसके बाद भेजा गया वहां जिन पर फ्लेयर डिस्पेंसर लगे थे। और इसके बाद पूरी जंग में
एक भी भारतीय एयरक्राफ्ट नहीं गिरा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब आगे की कहानी ये है कि कैसे एयरफोर्स के 3 जुगाड़ों ने एयरफोर्स की मेन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पहला जुगाड़ एक नौजवान पायलट के दिमाग से निकला था। उसने एक बहुत कॉमन चीज़, बाजार में मिलने वाला सोनी हैंडी कैम जो हाथ में पकड़ के पहले रिकॉर्ड करते थे, अपने साथ कॉकपिट में रख लिया और पूरे इलाके की एक फ़िल्म बना ली। फ़ायदा ये हुआ कि लौटते ही बिना किसी लैब में फ़ोटो धुलने का इंतज़ार किए पूरे इलाके का वीडियो सामने आ गया। फ़ायदा ये था कि इस वीडियो को पॉज किया जा सकता था, जूम किया जा सकता था, बार बार देखा जा सकता था। पाटनी बताते हैं कि यह तरीका इतना काम आया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान चलता ही रहा। वैसे हम आपको बता दें, कॉकपिट में कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। उस यंग पायलट ने एक रिस्क लिया था, लेकिन ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी ये बहुत काम आई और फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू किया गया। इसके बाद दूसरा जुगाड़ काम आया, जीपीएस। भारत के पास तब अपने नेविगेशन सैटेलाइट नहीं थे, अभी हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, तब तो थे ही नहीं। इसलिए भारत ने अमेरिका की मदद मांगी, क्योंकि अमेरिका के पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम था, जीपीएस जो आपके फ़ोन में भी यूज़ होता है, सिविलियन वर्जन है। यूएस आर्मी इस नेविगेशन सिस्टम से किसी भी लोकेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर सकती थी, हिंदुस्तान को दे भी सकती थी। लेकिन भारतीय रिक्वेस्ट पर अमेरिका का जवाब क्या था? ड्यू टू नेशनल पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस वी कांट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड जीपीएस डेटा इन योर रीजन। यानी सुरक्षा कारणों से हम आपको जीपीएस की सुविधा नहीं दे सकते। अब ऐसा नहीं था कि भारत में जीपीएस चल नहीं रहा था, लेकिन इसकी एक्यूरेसी को अमेरिका अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा था। लोकेशन एक बहुत बड़े इलाके में नज़र आती थी जिसके सहारे टारगेटिंग नहीं की जा सकती थी। अमेरिका ने बहाना सुरक्षा कारणों का दिया था, हालांकि असली वजह ये थी जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन था पाकिस्तान को नाराज़ तब नहीं करना चाहता था। जीपीएस का जितना एक्सेस अवेलेबल भी था उसमें भी एक दिक्कत थी। अक्टूबर 2006 में फोर्स मैगजीन में छपे एक आर्टिकल ऑपरेशन सफ़ेद सागर में एयर चीफ मार्शल ए.वाई. टिपनेस लिखते हैं कि उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के सिर्फ एक स्क्वाड्रन के जो जेट्स थे उसी में जीपीएस लगा हुआ था। फिर एयरफोर्स ने क्या किया? पाटनी के शब्दों में उन्होंने बाज़ार से हैंड हेल्ड जीपीएस टर्मिनल्स खरीदे और उन्हें एयरक्राफ्ट्स में लगाया। अमेरिकी प्रतिबंध था तो रेजोल्यूशन बहुत लिमिटेड था, लेकिन फ़ायदा हुआ। पहले पायलट को निशाना अपनी आँख से देखकर ही लगाना पड़ रहा था। पहाड़ों और काली चट्टानों और सफ़ेद बर्फ़ के बीच उसे दिखता नहीं था टारगेट। अब तरीका बदल गया। निशाने का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले से भर दिया जाता था और पायलट सीधे उस तक फ्लाई करके जाता था और तय दूरी पर पहुंच करके बॉम्ब रिलीज़ कर देता था। आँख से देखने की ज़रूरत कम हो गई और इसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब मौसम मायने नहीं रखता था। बादल हो, कोहरा हो या रात हो, बॉम्बिंग मिशंस चल सकते थे। पाटनी बताते हैं कि उन्हें ये भी मालूम था कि करीब से निशाना ज़्यादा सही लग सकता था, लेकिन दिन में नीचे आना ख़तरनाक था क्योंकि स्टिंगर मिसाइल का ख़तरा था। क्या किया जाए? तो एयरफोर्स ने एक बहुत डेयरिंग डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि लद्दाख की उन दुरूह चोटियों पर जहां ज़रा सी गलती से एयरक्राफ्ट पहाड़ से टकरा सकता है, सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई, उस चोटी से सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई पर रात में बॉम्बिंग मिशन उड़ाए। पाटनी का कहना है कि ऐसा दुनिया में पहले कभी कहीं अटेम्प्ट नहीं किया गया था, वो भी ऐसे विमानों से जिनमें कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था और ऐसे इलाके में जहां कोई रडार काम नहीं करता था। रात के अंधेरे में जब इतनी कम हाइट पर जेट्स आते थे तो पाकिस्तानियों को अंदाज़ा लगाने में दिक्कत होती थी कि इंडियन जेट्स आ किस डायरेक्शन से रहे हैं, क्योंकि आईएफ चोटियों से बहुत करीब उड़ती थी और पाकिस्तानियों को अपनी स्टिंगर एम करने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि बहुत स्पीड से गुजर जाता था। ये नाइट मिशन जिस स्क्वाड्रन ने अंजाम दिए उसका नाम था गोल्डन एरोस, नंबर 17 स्क्वाड्रन, जिसकी कहानी नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज़ ऑपरेशन सफ़ेद सागर में दिखाई गई है। 1999 में ये स्क्वाड्रन MiG-21 उड़ाता था, अब रफ़ाल उड़ाता है। इसकी कमान तब संभाल रहे थे विंग कमांडर बीरेंद्र सिंह धनोआ, BS धनोआ, जो बाद में एयरफोर्स चीफ भी बने। एयरफोर्स में तब उन्हें टोनी बुलाया जाता था। धनोआ जून 1978 में एक फाइटर पायलट के तौर पर एयरफोर्स में आए थे। MiG-21, जैगवार, MiG-29 और बाद में Su-30 भी उन्होंने उड़ाया। एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी थे। लड़ाई शुरू होने से पहले वो और उनका स्क्वाड्रन एक वॉर एक्सरसाइज की तैयारी में थे। धनोआ ने बाद में न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया था कि उन्हें कुछ अंदाज़ा था नहीं ख़ास कि होने क्या वाला है। उनके शब्दों में बताएं तो जब स्क्वाड्रन को मूव करने का हुक्म मिला तब भी उन्हें नहीं लगा था कि वो असली लड़ाई में जाएंगे। 21 मई को उन्हें समझ में आया कि कुछ हो सकता है।
और फिर वो कहते हैं कि वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि 1971 के बाद पहली बार वो असली दुश्मन पर हथियार गिराने जा रहे थे। स्क्वाड्रन को श्रीनगर भेजा गया और वहीं से गोल्डन एरोज ने कारगिल सेक्टर पर रेकी फ्लाइट्स भी की और बॉम्बिंग मिशंस भी। इस स्क्वाड्रन ने जो सबसे मुश्किल काम किया वो जंग के आखिरी हफ्तों में आया। रात के अंधेरे में इन पहाड़ों पर बॉम्बिंग मिशंस। दुनिया में कभी ऐसे इलाके में रात के अंधेरे में बॉम्बिंग मिशंस नहीं हुए थे इतनी पुरानी मशीन्स को इस्तेमाल करके। इसी काम के लिए धनुआ के स्क्वाड्रन को वेस्टर्न एयर कमांड के सबसे बेहतरीन फाइटर स्क्वाड्रन का खिताब भी मिला था। धनुआ का सफ़र बहुत आगे तक के गया। दिसंबर 2016 में वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने और सितंबर 2019 तक इस पद पर रहे। सीरीज़ ने जिन बाकी नौजवान किरदारों को आपसे मिलाया है वो भी असली लोगों पर ही आधारित हैं, जैसे वो पायलट जिसे सीरीज़ में धाली कहा जाता है और जिसे अभय वर्मा ने निभाया। असल में उनका नाम था फ्लाइंग ऑफिसर राजपाल सिंह धालीवाल। बाद में ये विंग कमांडर के रैंक तक गए थे। फ्लाइंग ऑफिसर धालीवाल एयरफोर्स में कमीशन ही हुए थे कि लड़ाई लग गई। वायुसेना का जो साइटेशन है उसके मुताबिक उनके पास नाइट फ्लाइंग का कुल जमा 46 घंटे का एक्सपीरियंस था और रात में अटैक करने की कोई ख़ास ट्रेनिंग उनको नहीं मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने 4 बॉम्बिंग मिशन पूरे किए रात में और उन्हें वायुसेना मेडल मिला। बाद में वो विंग कमांडर बने जैसे हमने बताया और सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम का भी हिस्सा रहे। 2009 में एक एयर क्रैश में उनकी जान चली गई। इसी तरह सीरीज़ में बॉल्डी का जो किरदार है वो असल में CH बालेरेड्डी पर आधारित है। जब पूरा स्क्वाड्रन श्रीनगर गया तब वो भटिंडा में ही रुके और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख रहे थे। बाद में वो भी श्रीनगर गए और उनकी कहानी अजय आहूजा से इस तरह से जुड़ती है कि स्क्वाड्रन लीडर आहूजा का विमान गिरने के बाद जिन लोगों को बॉडी की शिनाख्त के लिए भेजा गया था इनमें ये भी थे। गोल्डन एरोज की सॉर्टीज़ के बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर का एक बड़ा हिस्सा 30 मई के बाद अंजाम दिया गया। उस रोज़ एयरफोर्स ने तय किया कि अब मिराज 2000 को उतारा जाएगा। मिराज 2000 आप जानते ही हैं एक फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर है। दासो बनाती है और बनाती थी कहना चाहिए, और उस ज़माने में ये भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक फाइटर जेट था मल्टी रोल। MiG-21, MiG-23, MiG-27 ये पुराने हो रहे थे जिनमें निशाने लगाने का जो तरीका था वो पायलट स्किल पर बहुत बेस होता था। पायलट आँखों से पहचान करता था और फिर एम्यूनेशन ड्रॉप करने के लिए जहाज़ को अलाइन करता था। अब बॉम्ब कितना एक्यूरेट गिरेगा इस बात से भी तय होता था कि जहाज़ उसको क्या डायरेक्शन और स्पीड दे रहा है, और क्लासिकल फाइटर फ्लाइंग की जाती थी जिसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती थी। मिराज में एक कंप्यूटर लगा था, वो खुद कैलकुलेट करता था कि हवा किस तरफ चल रही है, ए स्पीड क्या है और बॉम्ब को ठीक किस पल रिलीज़ करना चाहिए। पायलट को सिर्फ एम करना होता था और फायर करना होता था। बॉम्ब कब ड्रॉप करना है ये कंप्यूटर डिसाइड करता था। मिराज की एक खूबी और थी, वो लेज़र से गाइड होने वाले बॉम्ब्स को भी गिरा सकता था, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स। लेकिन उसके लिए एक चीज़ चाहिए थी जो उस वक्त मिराज पर लगी नहीं थी, टारगेटिंग पॉड्स। टारगेटिंग पॉड को आप ऐसे समझिए कि ये जेट्स के नीचे लटकने वाला एक किट है जिसके अंदर बहुत ताकतवर कैमरा होता है, एक लेज़र होता है। कैमरा दूर से निशाने को देखता है और लेज़र उस पर एक बीम टिका देता है और उस बीम को ट्रैक करते हुए बॉम्ब जा कर के हिट करता है टारगेट को। भारत ने 1997 में इजराइल से ऐसे पॉड्स का सौदा किया था, लेकिन 1999 तक उनका पूरा इंतज़ाम हो नहीं पाया था। बेंगलोर में इन पॉड्स को मिराज पर और जैगुआर्स पर लगाने का काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। मुश्किल वक्त में इजराइल ने मदद की। इजरायली इंजीनियर्स हिंदुस्तान आए और बीच लड़ाई में ग्वालियर, जहां मिराज का स्क्वाड्रन तैनात था, वहां पर लेज़र पॉड्स लगाए गए और साथ ही मिराज की बेली में हार्ड पॉइंट्स यानी जहां जिनमें बॉम्ब को फिट किया जाता है उनमें चेंजेस किए गए ताकि वो 1000 पाउंड यानी 500 किलो का अमेरिकन बॉम्ब उठा सके। पेवेट 2 ये एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। वजह ये थी कि हिंदुस्तान के पास फ्रेंच लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी थे लेकिन लिमिटेड नंबर में थे और बहुत महंगे थे। भारत ने सोचा हुआ था पहले से ही कि ये जो फ्रेंच लेज़र बॉम्ब्स हैं वो कहाँ चलाए जाएंगे, किसी बड़ी लड़ाई के वक्त पाकिस्तान की कमज़ोर नस को दबाया जाएगा इससे, यानी कि क्रिटिकल इंफ्रा को डैमेज किया जाएगा। उधर जामनगर में एयरफोर्स के लोग इस जुगाड़ में लगे थे कि अब किट्स तो आ गई, पेववे को इन ऊंचाई पर चलाया कैसे जाएगा। 12 जून तक मिराज तैयार हुए। एक सवाल अभी भी बाकी था कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स चलाए जाएं या न चलाए जाएं। यहाँ एयरफोर्स की सोच को आपको समझना पड़ेगा। टिपनेस लिखते हैं कि 1999 की शुरुआत में स्मार्ट बॉम्ब भारत के पास गिने चुने ही थे और हर एक स्मार्ट बॉम्ब
पहले से किसी न किसी बड़े काम के लिए तय किया गया था। इसके अलावा एयरफोर्स का एक बुनियादी उसूल ये था कि स्मार्ट बॉम्ब आप तभी चलाओ जब नॉर्मल, जो डम बॉम्ब्स कहे जाते हैं, नॉर्मल सादा बॉम्ब ग्रेविटी से जो गिरता है, उससे आपका काम न बनता हो। पहले साधारण बम आजमाओ, काम नहीं बने तो स्मार्ट बॉम्ब को आखिरी हथियार की तरह बचा कर रखो। लेकिन जब जून आते आते टाइगर हिल को वापस हासिल करना मुश्किल दिखने लगा तो एयरफोर्स ने स्मार्ट बॉम्ब्स की मदद ली और फिर 24 जून आता है टाइगर हिल। टाइगर हिल आप जानते हैं द्रास के ऊपर एक ऊंची चोटी है और जहां से नीचे हाईवे पर सीधी नज़र रखी जा सकती, बहुत दूर का इलाका आप डोमिनेट करते हो। उस पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां पे एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बना के रखी थी और यहाँ से पाकिस्तानी आर्टिलरी स्पॉटर्स जो होते थे वो अपनी गन्स को एक्यूरेट ग्रिड रेफरेंस देते थे और यही वजह थी कि पाकिस्तानी सड़क पर चल रहे कॉन्वॉय से लेकर आर्मी की जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर थी हिंदुस्तान में, उस पर तक इफेक्टिव फायर वो करते थे। उस दिन 2 मिराज 2000 भेजे गए, एक को लेज़र बॉम्ब फायर करना था और दूसरा एक ट्विन सीटर मिराज था जिसका काम पूरे हमले को देखना, उसको रिकॉर्ड करना था, BDA। इसको उड़ा रहे थे विंग कमांडर संदीप छाबड़ा और उनके पीछे बैठे थे एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस। टिपनिस उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं कि लेज़र बॉम्ब कुछ देर तक उड़ता रहता है, उसको समय लगता है पहुंचने में और उतनी देर तक निशाने पर लेज़र का टिका रहना, उस टारगेट का इल्यूमिनेटेड रहना ज़रूरी है। हमला करने वाले पायलट ने कॉल दिया कि उसने निशाना देख लिया है और फिर बॉम्ब सर्वे का कॉल आया कि मैंने बॉम्ब चला दिया और फिर इंतज़ार शुरू हुआ, टिक 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 टिक। टिपनिस लिखते हैं कि वो इंतज़ार जितना है उससे कहीं ज़्यादा लंबा महसूस होता है। मन में आता है कि कहीं पायलट की निगाह निशाने से हट तो नहीं गई। फिर रेडियो पर वो शब्द लेकिन सुनाई आता है जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, बुल्सआई। उस लेज़र बॉम्ब की तस्वीर जिसमें निशाने पर लेज़र का क्रॉस बना दिख रहा है, आज कारगिल की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक है। लगभग 20 किलोमीटर दूर से पॉड के कैमरे ने निशाना पकड़ा, 8 किलोमीटर की दूरी पर बॉम्ब छोड़ा गया और उसके बाद विमान ने एक टर्न लिया, लेकिन लेज़र का जो पॉइंट था वो टारगेट पे ही रहा ताकि बॉम्ब उसको फॉलो करते हुए पहुंच जाए। ये भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार था जब लड़ाई में लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ और इसका असर सिर्फ उस एक बंकर तक सीमित नहीं रहा। बाद में जब पॉड के कैमरे से रिकॉर्डिंग देखी गई तो पायलट्स ने देखा कि अब सिर्फ जेट्स की आवाज़ सुनते ही दुश्मन के सैनिक अपनी जगह छोड़कर भागने लगते थे। इंडियन आर्मी को बाद में पाकिस्तानी सैनिकों की डायरीज़ मिली, उनमें भी यही बात दर्ज थी। अब उस हमले पर आते हैं जो असल में इस पूरी जंग का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तारीख थी 17 जून, जगह थी मुंथो ढालो, आपने सुना भी होगा। मुंथो ढालो बटालिक सेक्टर में एक जगह है, हिंदुस्तान में ही पड़ती है, LC के इस तरफ ही है। यहाँ पाकिस्तान ने हमारे इलाके में उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने अपना बेस बनाया हुआ था और यहीं से आगे बैठे सैनिकों तक राशन पानी, दवाइयाँ, गोला बारूद सब कुछ जाता था। एयरफोर्स ने इसे तुरंत नहीं हिट किया, उन्होंने वेट किया और वेट करने की वजह थी कि हर दिन ये ठिकाना बड़ा होता जा रहा था और एयरफोर्स चाहती थी कि जब इसको हिट किया जाए तो पूरा माल एक साथ वहाँ पे हो। फिर 7 नंबर स्क्वाड्रन के मिराज 2000 वहाँ भेजे गए। लेज़र बॉम्ब्स नहीं चले, यहाँ साधारण 1000 पाउंड के बॉम्ब्स चले जो ऊपर से तेज़ गोता लगाकर उसी कंप्यूटर की मदद से चलाए गए जो बॉम्ब छोड़ने का सही टाइम खुद ही डिसाइड करता है। तो मुंतो ढालो में सफलता तो नॉर्मल बॉम्ब से ही मिली, लेकिन जिस चीज़ ने वो अटैक पॉसिबल बनाया वो एक बार फिर वही इजरायली टारगेटिंग पॉड था। बात ये थी कि उसका कैमरा इतना ताकतवर था कि उससे दूर से ही उस ठिकाने को ढूंढ लिया गया। यानी जब पॉड को लेज़र बॉम्ब चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया तब उसे दूरबीन की तरह इस्तेमाल किया गया और टिपनिस ने से यूँ लिखा कि यहाँ स्मार्ट बॉम्ब नहीं चले, यहाँ स्मार्ट सोच चली। नुकसान कितना हुआ इस पर अलग अलग आंकड़े आपको मिलते हैं। टिपनिस के मुताबिक वहाँ 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, कुछ जगह पे गिनती 300 से ज़्यादा बताई जाती है, दुश्मन की गिनती है। एक और बात साफ वो ये कि पूरे ऑपरेशन में एयरफोर्स का ये सबसे बड़ा टारगेट था। वेस्ट एयर कमांड के प्रमुख पार्टी ने बाद में कहा कि मुंतो ढालो के तबाह होने से दुश्मन की पूरी लड़ाई पैरालाइज हुई क्योंकि वो उनका मेन सप्लाई डिपो था। फिगर्स में आप देखेंगे तो और तस्वीर साफ होती है। अपने पूरे ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने अपने लगभग 60 एयरक्राफ्ट इस जंग में लगाए जो वेस्टर्न एयर कमांड के कुल फाइटर स्ट्रेंथ का लगभग 1/4 था। पूरे ऑपरेशन में फाइटर जेट्स ने मिलकर 1700 से ज़्यादा सॉर्टीज़ भरी, जिनमें से लगभग 40 सॉर्टीज़ रात में थी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स ने लगभग 2500 और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने 3400 उड़ानें भरी, यानी कुल मिलाकर 7500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स। अब यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस दौरान क्या कर रही थी। इस सवाल का जवाब है
प्लानिंग की दिक्कत थी। 1999 के कारगिल ऑपरेशन, जो वहाँ पाकिस्तान में ऑपरेशन बद्र कहते हैं, उसका प्लान जनरल परवेज़ मुशर्रफ और सेना के केवल 3 और जनरल्स को ही मालूम था। इनको कहा गया गैंग ऑफ 4, जिनमें मुशर्रफ के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान और मेजर जनरल जावेद हसन थे। पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स के इस ऑपरेशन से पूरी तरह बाहर रखा गया। बाकायदा पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल PQ मेहदी और एडमिरल फसी बुखारी को मई 1999 के अंत में तब इस ऑपरेशन का पता चला, जब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस बात पर मुशर्रफ और एयर चीफ मेहदी के बीच तनातनी भी हुई थी, क्योंकि मेहदी का कहना था कि आपने ना तो हमें कोई हिंट दी, ना ही उन्हें हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज़ को बैकअप देने के लिए तैयार किया गया। जुलाई तक ये लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी थी। 4 जुलाई को टाइगर हिल भारतीय फ़ौज ने वापस ले लिया। 8 जुलाई को 15 कोर ने रिपोर्ट दी कि बटालिक इलाके का 99% और द्रास इलाके का 90% हिस्सा वापस लिया जा चुका है। और उन्हीं दिनों आर्मी के फील्ड हेडक्वार्टर से एयरफोर्स को एक संदेश भेजा गया। इसमें लिखा गया कि आपके मिराज वालों ने टाइगर हिल पर दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बना लिया है। नतीजा ज़बरदस्त रहा है, दुश्मन भाग रहा है, बाकी सेक्टर्स में भी दुश्मन अब रिट्रीट कर रहा है और इस रफ्तार से लड़ाई जल्दी ख़त्म हो सकती है। 5 जुलाई को अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि पाकिस्तानी फ़ौज कारगिल से हटेगी। 12 जुलाई को भारतीय वायुसेना का आखिरी हवाई हमला हुआ और ऑपरेशन सफ़ेद सागर यहीं ख़त्म हुआ। 26 जुलाई तक बची हुई चोटियाँ भी खाली करा ली गई और यही तारीख आज कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाई जाती है। इसी जानकारी के साथ हम अलिफ लैला के इस एपिसोड को भी कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कल हम लोगों ने एक पूरी स्ट्रैटेजी के प्लानिंग थी कि क्या डिसीजन लिया जाएगा, और आज की वीडियो में हम लोग देखा कि किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। और समटाइम्स मैं ये बात सोचती हूँ कि जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो तो आपको एक चीज़ समझ आती है कि लाइक हालांकि मिलिट्री में भी बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं और डिसिप्लिन होता है, बट उसके बावजूद ऑफिसर्स जिस तरीके से रिस्क लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो होती है ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि लाइक हम लोग अक्सर मूवीज़ में भी ये चीज़ें जो है वो देखते हैं। बट खैर एक और चीज़ मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे वैसे ये नहीं पता था कि कारगिल में एयरफोर्स का इतना ज़्यादा रोल है। यार देखें, जो एयरफोर्स होती है उसके पास अगर एग्जैक्ट जैसे बीच में जो है वो कोऑर्डिनेट्स का जिक्र किया गया है वो होना तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है, क्योंकि आप ये देखें हर चीज़ जो उसमें है वो कोऑर्डिनेशन पे आपके जो है वो काम करनी है। वैसे भी आपने कहीं पे कोई भी ऑपरेशन करना हो तो भैया आपके जो जितने भी विंग्स हैं, बेशक वो लैंड मिलिट्री है, बेशक वो एयरफोर्स है या आपकी नेवी है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसमें दिखाया गया कि भाई अगर लैंड जो है वो कार्रवाई कर रही थी, ऑन द अदर साइड एयरफोर्स को भी शामिल किया गया। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इन सब डिटेल्स के बारे में पता था, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड।